हेलो हेलो। हाँ, सो अब अपने को स्टार्ट करने का है वेबसाइट गाइडलाइंस। तो वेबसाइट गाइडलाइंस के ऊपर इन्होंने अलग से गाइडलाइंस दिया है। दिस वेबसाइट गाइडलाइंस जो है अपने मॉड्यूल में पीछे अलग से दिया हुआ है। ये क्लॉज 6 का कोई एक पार्ट नहीं है, क्लॉज 6 में ही आता है वेबसाइट गाइडलाइंस बोल के। अलग से काउंसिल के गाइडलाइंस आए हुए हैं, गाइडेंस नोट्स बोल के। और वो मॉड्यूल में भी अपने को पीछे दिया है, बट वो रेलेवेंट है क्लॉज 6 के साथ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट और ये सब सॉलिसिटिंग के साथ में वो फिट होता है। वेबसाइट के थ्रू भी सॉलिसिट हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस दिए, कैसे कैसे दिए, उसके ऊपर अपने को यहाँ पे देखना है। तो वेबसाइट गाइडलाइंस के अंदर इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं कि तुम्हारा जो वेबसाइट है वो कैसा दिखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है आईसीआई के। जो भी सीए मेंबर्स है, जो अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो खुद का फॉर्म का वेबसाइट बनाते हैं। ईवाई फॉर एग्जांपल, ये एसआर बाटली बॉय का वेबसाइट होगा, एनए शाह का वेबसाइट है, तुम्हारे फॉर्म का वेबसाइट है। तो हर वेबसाइट का कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है क्योंकि उनको मेंबर्स को इंडिपेंडेंस देना था। और इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कि वेबसाइट कैसा बनाए। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आईसीआई ऐसा पूछता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस ने बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट बना दिया, तो अब वो गिल्टी है क्या? तो अपने को भावना भावना में लगता है कि सीए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, बट वेबसाइट तो बहुत अट्रैक्टिव बना ली, तो इसमें तो एडवर्टीजमेंट हो सकती है। तो गिल्टी लिख के आ जाएंगे अपन आंसर में एग्जाम में, बट नहीं, उसका आंसर गिल्टी नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है वेबसाइट के लिए। और उसको जैसे चाहिए वो वैसी वेबसाइट बना सकता है। मतलब उसको चमकी चमकी में नाम लिखना है उसके वेबसाइट पे, वो कैसे भी लिख सकता है। पूरा ग्रीन कलर कर देगा, पूरा भगवा कलर का, पूरे भगवे झंडे लगा देगा वेबसाइट पे, कुछ भी कर। वो इंडिपेंडेंस दिया है मेंबर को, कैसी भी वेबसाइट बना सकता है। तो क्वेश्चन कैसा आता है? उसने अट्रैक्टिव वेबसाइट बना लिया, कैची, हाईलाइटेड, ब्राइट ब्लू, पर्पल, ग्रीन कलर, कुछ भी लगा लो, वो गिल्टी नहीं रहेगा इस सब चीज़ों के लिए। तो ये पहला हो गया। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि वी हैव टू इंश्योर दैट वेबसाइट रन्स ऑन अ पुल मॉडल एंड नॉट ऑन अ पुश मॉडल। पुल मॉडल पुश मॉडल क्या आता है वो देखते हैं। अभी देख, तूने क्या किया, गूगल पे गया और सर्च किया कि भाई ये चीज़ मेरे को खरीदने की है, या फिर मेरे को मेरे फर्म को ऑडिट कराने का है, तो कौन से फर्म्स है मेरे आसपास, तूने खुद ने सर्च किया। मतलब क्लाइंट ने सामने से जाके गूगल पे सर्च किया फर्म्स का नाम, मतलब वो खुद जाके आ रहा है, वो खुद अप्रोच कर रहा है। तो वो हो गया अपना पुल मॉडल। बट पुश मॉडल मतलब क्या, कि मैंने वेबसाइट बनाई मेरी खुद की सीए फर्म की, और मेरे वेबसाइट के थ्रू मैंने क्या किया, सारे प्रोस्पेक्टिव बिजनेस जितने मेरे को दिखते हैं इधर, मैंने क्या किया, सॉरी फॉर एग्जांपल स्टोरी बनाता हूँ मैं कि जस्ट डायल पे गया और सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के डिटेल्स निकाल लिए, मेल आईडी निकाल लिया, और मैंने मेरे वेबसाइट के थ्रू सबको मेल्स भेजे काम के, वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट से ऑटो पुश करके। तो ये तो एडवर्टीजमेंट जैसा हो गया। तो वेबसाइट जो है अपना ये पुश मॉडल हो गया, पुल मॉडल नहीं हो गया। तो इन्होंने आईसीआई वालों ने क्या बोला है कि वी हैव टू इंश्योर, अपने को इंश्योर क्या करने का है, कि द वेबसाइट रन्स ऑन पुल मॉडल एंड नॉट ऑन पुश मॉडल। मतलब कोई सामने से आके अपने को अगर गूगल पे सर्च करे, तो वेबसाइट अपने को उसका मिलना चाहिए। और उससे इंश्योर क्या होगा कि दैट द पर्सन हु विशेस टू लोकेट द सीएस वुड ओनली हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड ओनली टू अ स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। मतलब जिसने आके सामने से मांगा है, उसको ही वेबसाइट का इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिले, उसको ही इंफॉर्मेशन मिले। सामने से जाके तुम उसको पॉपअप मेल्स और ये सब मत किया करो। तो ऐसा उसमें एक पॉइंट था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द वेबसाइट टू बी सर्कुलेटेड एक्सेप्ट ऑन अ स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। मतलब none of the info none of the info in website be circulated एक्सेप्ट ऑन अ पुल रिक्वेस्ट। मतलब तुम पुल रिक्वेस्ट पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी को तो चलता है, बट कोई तुम खुद से होके सामने से होके सर्कुलेट कर रहे हो वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट का इंफॉर्मेशन, तो वो नहीं चलता है। तो ये पुल रिक्वेस्ट पुश रिक्वेस्ट हो गया। तो पुल मॉडल पुश मॉडल, पुल इज अलाउड क्योंकि इसमें सामने वाला इज पुलिंग द डेटा फॉर हिज नीड्स, वी आर नॉट पुशिंग आवर इंफॉर्मेशन टू हिम। मतलब वो कंपनी के पास अपन अपना इंफॉर्मेशन पुश नहीं कर सकते, वो कंपनी उसके पास से पुल करके ले, अपने पास से इंफॉर्मेशन से इंटरनेट से पुल करके डेटा लेगा अपने फर्म का, ऐसा उनका बोलना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज अपना कि हाँ, अब इसके ऊपर क्वेश्चन है अगला वापस आ गया कि सर्कुलेटेड इन्फॉर्मेशन। अभी देखा अपन ने सर्कुलेट किया इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट थ्रू ईमेल टू एक्नॉलेज पब्लिक एट लार्ज अबाउट आर प्रैक्टिस। तो गिल्टी हो गया, वेबसाइट के थ्रू पब्लिक सर्कुलेट कर दिया। और अपना थर्ड पॉइंट जो अपन ने ये देखा, ये पॉइंट से वो रिलेट हो गया यहाँ पे, तो वो गलत हो गया, गिल्टी हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज कि वी हैव नॉट इशू एनी सर्कुलर और एड और सॉलिसिट पीपल टू विजिट वेबसाइट। और अब आप ये है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब अपन ऐसा भी नहीं बोल सकते लोगों को कि तुम मेरे वेबसाइट पे विजिट करो, तुम मेरे वेबसाइट पे आओ, तुम मेरे वेबसाइट पे आके देखो तो सही क्या है। अपन ने यहाँ पे क्या बोला, अपन ने यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि तुम मेरे पास ऑडिट के लिए आओ, अपन बोल रहे हैं कि तुम मेरे वेबसाइट पे आओ।
तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि तुम मेरे वेबसाइट पे आओ ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो वी कैन नॉट इशू एनी सर्कुलर या फिर एनी एड टू सॉलिसिट पीपल टू विजिट द वेबसाइट। यहाँ पे विजिट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, विजिट। ये जो विजिट वर्ड है ना यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। किसी को तुम विजिट करने को भी नहीं बोल सकते वेबसाइट। फिर उसके बाद में वी आर परमिटेड टू मेंशन ऑन द वेबसाइट एड्रेस ऑन प्रोफेशनल स्टेशनरी एंड ईमेल। अच्छा, तो तुम्हारा जो स्टेशनरी है, तुम्हारा जो ईमेल है, ईमेल के नीचे तुम नीचे नाम लिखते हो, सैल्यूटेशन डेजिग्नेशन में जो भी रहेगा, नीचे डेजिग्नेशन डालते हो, सिग्नेचर होता है, उसके नीचे तुम फोन नंबर लिखते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। तो वहाँ पे तुम वेबसाइट का नाम लिख सकते हो कि तुम्हारे, यस यू कैन राइट। ठीक है, स्टेशनरी पे कैसे लिखेंगे, तुम्हारा जो लेटर हेड रहेगा या फिर तुम्हारा जो पेन्स पेंसिल बुक्स होती है, अभी एक फर्म है, कोई तो भी फर्म है भाई, पता नहीं, जो क्या करती है पेंसिल्स के ऊपर भी उनके फर्म का नाम छाप के देती है। मुंबई की एक फर्म है, एक फर्म है जो डायरीज के ऊपर अपने अपने आर्टिकल्स का नाम, मतलब इंडिविजुअल डायरी असाइन करती है, डायरी पे फर्म का नाम डालती है, डायरी पे वेबसाइट डालती है, नाम ऐसा मस्त बोल्ड में प्रिंट करके देती है डायरी के कवर पेज पे। तो ऐसे जो तुम लोग करते हो फॉर्म्स का, तो तुम वहाँ पे तुम्हारे वेबसाइट का एड्रेस मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे अलाउड है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन आ गया कि सीए इन प्रैक्टिस है और उसका एक वेबसाइट था, उसने क्या कर दिया, लेटर हेड पे डाल दिया, तो गिल्टी है क्या, नहीं गिल्टी है। बट फिर उसने वहाँ पे एक वर्ड डाल दिया कि आप लेटर हेड पे डाल दिया कि विजिट आवर वेबसाइट xyz.com, तो वहाँ पे वो गिल्टी हो गया, क्योंकि यहाँ पे विजिट वाला वर्ड का इंपॉर्टेंस आ गया। विजिट वर्ड नहीं डाल सकते तुम, आओ हमारे वेबसाइट को देखो तो सही, ऐसा नहीं बोल सकते। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अलाउड टू बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके लिए इस पेज पे जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं उतनी इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। तो भाई पहले तो अपना नेम, अभी नेम किस किस का हो सकता है, अपना मेंबर का खुद का नाम, फर्म का नाम और ट्रेड का नाम, तुम्हारा बिजनेस क्या है क्या नहीं है, वो सब वाले नाम। तो फिर ये सब चीज़ें हो सकती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये आता है। तो देखो, नाम किसका किसका हो सकता है, मेंबर का नाम, ट्रेड का नाम और फर्म का नाम, तीन नाम हो गए। फिर कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था। अब ये ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्यों इतना वेटेज दिया है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से वी कैन जज की फर्म कितने साल पुरानी है और उसका कितना एक्सपीरियंस है। तो इसलिए तुम ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी डाल सकते हैं। अभी कुछ कुछ लोग आर्ग्यू करने के लिए बोल सकते हैं कि तुम कितना पुराने और तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है, उस चीज़ से तुम सॉलिसिट कर सकते हो। बट फिर भी ये डालना जो है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये तो क्वालिटी के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सॉलिसिट करना हो गया ना, ये तो फेक प्रोमिसेस वाला सॉलिसिट नहीं हो गया ना। तो ये हल्का हल्का चलता है, मतलब ऐसा तो नहीं ऐड ही आएगा, बट ये एडवर्टीजमेंट ही रहेगा, बट ये तो एक्सपीरियंस ही है ना तुम्हारा, तो ये तो क्वालिटी भी तुम्हारा रहेगा ही ना। तो इसीलिए ये वाला वेबसाइट पर करना अलाउड है। फिर उसके बाद में ये नाम हो गया, ईयर हो गया। अब एड्रेस, एड्रेस किसका रहेगा, तुम्हारे हेड ऑफिस का और तुम्हारे ब्रांचेस का और मेंबर का। हेड ऑफिस और ब्रांचेस का रहेगा, उसके मेंबर के और फर्म के दोनों के। और उसके बाद में घर का एड्रेस वैसे कोई वेबसाइट पे डालता नहीं है। फिर उसके बाद में टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी, ये तीन चीज़ें ऐसी हो गई जो, मतलब ईमेल आईडी या टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मीन्स ये पॉइंट का मतलब है कि वो उसको कांटेक्ट कैसे करेगा। पहला पॉइंट क्या है कि उसका नाम क्या है, दूसरा काम नाम पॉइंट क्या है कि वो कितना है, मतलब उसका एज क्या है, मतलब कौन सी फर्म कितने साल पुरानी है। फिर उसको कांटेक्ट कैसे करेगा, कांटेक्ट करने के लिए क्या मीन्स है कि भाई एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड हो गए, उसको उसके पास वहाँ वहाँ तक पहुंचे कैसे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इस कि वो क्या काम करता है, तो नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद में और एक पॉइंट अपने पास उसके नीचे आ गया कि ठीक है, तुम्हारे नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर हो गए, नेम ऑफ द मेंबर्स हो गए, अब तुम पार्टनर कितने हो, तुम क्या हो, तुम्हारा, तुम तुम्हारा इंडिविजुअल, तुम्हारा इंडिविजुअल एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एरिया ऑफ क्वालिफिकेशन, एज तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, एरिया ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कि तुमने क्या क्या कर रखा है लाइफ में, क्या उखाड़ा है। तो ये हो गया पार्टनर्स के डिटेल्स। एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स सेम, नेम, डेजिग्नेशन, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में और एक पॉइंट उसके बाद आता है जॉब वैकेंसी। अब ये अपन गरीब लोगों के लिए, मतलब जो फ्रेशली क्वालिफाइड सीएज होते हैं या फिर जो भी होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, सीए होते हैं, जो एक्सपीरियंस लेके आया है, जिसको नौकरी करनी है, तो ये वैकेंसी वाला पॉइंट अपन जैसे लोगों के लिए हो गया। फिर उसके अलावा नेक्स्ट कि इतना आर्टिकल है आपके पास, ये मेरे को ऐसा कुछ कहीं दिखा नहीं, बट अलाउड है, मतलब मेरे को ऐसे कोई वेबसाइट पे मिला तो नहीं अभी तक, तुमको मिला है तो मेरे को बताओ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज नेचर ऑफ असाइनमेंट्स ऑन अ पुल रिक्वेस्ट, तुम्हारे पास क्या क्या काम होता है, तो तुम्हारे पास क्या क्या काम होता है, ये वाला पॉइंट। और जो अपना फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ सर्विसेज, उसमें फ़र्क क्या है,
वो देखते हैं। तो उसमें फ़र्क के लिए मैं तेरे को ये बताता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है वो इससे रिलेटेड है, ग्रीन वाले से। दोनों ग्रीन वाले पॉइंट थोड़े से लॉजिकली बैठते हैं एक साथ कि भाई जॉब वैकेंसी क्या है और क्या नेचर ऑफ असाइनमेंट्स है आपके पास, वो एक पॉइंट हो गया। और उसके अलावा उसके ऊपर के जो पॉइंट थे नेचर ऑफ सर्विस सरेंडर, वो क्लाइंट के एंगल से हो गए। तो अभी मैंने एक और चीज़ हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे हर जगह पिंक में, वो है पुल रिक्वेस्ट। तो नेचर ऑफ सर्विसेज सरेंडर्ड वाला पॉइंट या फिर लास्ट वाला नेचर ऑफ असाइनमेंट वाला पॉइंट, ये दोनों भी पॉइंट पुल रिक्वेस्ट पे रहेंगे। कितने आर्टिकल है तुम्हारे पास, कितने एम्प्लॉई है और कितने पार्टनर्स है, ये तीनों भी पुल रिक्वेस्ट में रहेंगे। तो पुल पे 5 चीज़ें रहेगी। पहले 2 चीज़ें तो अपना नेचर ऑफ असाइनमेंट और नेचर ऑफ सर्विसेज सरेंडर्ड, वो दोनों पुल पे हो गए। और उसके बाद क्या बच गया अपना एम्प्लॉय, पार्टनर और आर्टिकल कितने हैं, ये 3 पॉइंट हो गए। ये तीनों भी पुल पे रहेंगे। तो ऐसे तो अपना 5 पॉइंट तो ऐसे ही याद रह गए। तो बचा क्या, मेंबर का नाम, फर्म नेम, ट्रेड नेम, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक बच गया। मतलब एक वो तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम कब के फर्म हो, तुम कहाँ पे हो, तुम्हारे कहाँ पे हो मतलब तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तुम कहाँ पे हो, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर। ठीक है, ये फर्म के बारे में हो गया। अभी पार्टनर का चालू करते हैं। पार्टनर का नाम, एम्प्लॉय का नाम, आर्टिकल्स कितने हैं, और उसके बाद में ये अच्छा इतने हैं क्या, फिर तुम्हारे क्या सर्विसेज है और क्या असाइनमेंट है तुम्हारे पास में। तो ये ऐसा हो गया अपना वेबसाइट के ऊपर क्या क्या डिस्प्ले कर सकते हैं वो। अब मेरे को एक क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मेट्स कौन से लगा सकते हैं, कौन सा फॉन्ट दे सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट दे सकते हैं। तो भाई इसमें कोई फॉन्ट फॉर्मेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है। सब अपने अपने मन पे चलता है, जो करना है जो करो, कोई इससे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नहीं। चमकी लगाना है चमकी लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। ठीक है। अब उसके बाद में एक और चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो पॉइंट इसके डिस्क्लोजर ऑफ नेम्स ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस। क्लाइंट का नाम और क्लाइंट की फीस तुम बता सकते हो क्या तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर, ये पॉइंट है अपना। तो इसमें बोला है कि इट इज़ परमिटेड ओनली इफ रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर। कोई रेगुलेटर, कोई लॉ या कोई बॉडी, जैसे रेगुलेटर मतलब क्या होगा, अपना कंपटीशन कमीशन हो गया, आरबीआई हो गया, सिडबी, अपना सेबी हो गया, आईआरडी है, इंश्योरेंस वाला हो गया, इड्रा। फिर वो ये जो रेगुलेटर्स है, इन्होंने अगर बोला कि तुम अगर कोई हमारे कंपनी का काम ऑडिट करते हो तो तुमको तुम्हारे वेबसाइट पर बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारे क्लाइंट है और तुम इससे फीस कितनी चार्ज करते हो। ठीक है। तो इसमें अपन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन दी है आईसीआई ने, इन्होंने बोला है कि ऐसा डिस्क्लोजर तभी देना अगर इट इज़ अ रिक्वायरमेंट। मतलब अगर उसमें तुम डेटा डाल रहे हो तो कितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डेटा डालो, मतलब उतने एक्सटेंट तक का ही डिस्क्लोजर दो। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही एक्सटेंट तक का ही डिस्क्लोजर। और फिर बोलते हैं कि इट इज़ मेड ओनली टिल मेंबर वर्क्स अंडर सच रेगुलेटर। मतलब भाई तुम्हारा ऑडिट 5 साल का है तो 5 साल तक ही रखो तुम्हारे वेबसाइट पे उसका नाम। उसके बाद में तुम ऑडिट नहीं कर रहे हो ना उसका, तो फिर उसका नाम हटा दो। मतलब इट इज मेड, जो जो डिस्क्लोजर है ना, ये डिस्क्लोजर इज मेड ओनली टिल द मेंबर वर्क्स अंडर सच रेगुलेटर, सच रिक्वायरमेंट्स आर इन फोर्स। अच्छा ठीक है। मतलब वो जो इसका और एक इंटरप्रिटेशन ऐसा भी बन सकता है कि भाई अपन बैंक ऑडिट कर रहे हैं और बैंक को भी आता है अपना आरबीआई के अंडर। और समझो कि कोई तो भी बैंक ने क्या कर दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। एकदम हाइपोथेटिकल मैं एग्जांपल बोलता रहा हूँ, कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं है कि बैंक अब उसने बैंकिंग बिजनेस बंद कर दिया और अब उसको चालू करना है तो सेकेंड हैंड व्हीकल्स का बिजनेस। तो सेकेंड हैंड व्हीकल्स के बिजनेस में घुस गया, अब उसको कंपनीज लॉ लगेगा, अब उसको आरबीआई का कुछ लगेगा ही नहीं। तो वो उस रेगुलेटर के अंडर से हट गया, तो अपन ने भी उसका नाम वेबसाइट पे से हटा देना है। उसका ये भी एक इंटरप्रिटेशन निकलता है। ठीक है। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि इफ सच डिस्क्लोजर इज मेड, एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो मेंशन्ड ऑन वेबसाइट। मतलब ये जो डिस्क्लोजर किया अपन ने, वो डिस्क्लोजर करने के बाद अपने को एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। तो वो डिस्क्लेमर क्या है कि दिस डिस्क्लोजर इज इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस रेगुलेटर हैविंग jurisdiction in this country वाइड रूल नंबर डैश 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 डैश। ऐसा मतलब कि ये जो मैंने डिस्क्लोजर दिया है मेरे वेबसाइट पे, दिस डिस्क्लोजर इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायर इज इन द टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेटर डिश 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 डैश 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 हैविंग jurisdiction इन डैश 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 कंट्री वाइड द रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो ऐसा कुछ तो रूल नंबर के अंदर तुमको ऐसा बताना है कि भाई मेरे को ये लॉ ने बोला है इसलिए मैंने ये डिस्क्लोजर दे के रखा है, मैं मेरे मन से नहीं दे रहा हूँ डिस्क्लोजर, क्योंकि मन से देना अलाउड नहीं है। मन से देना अलाउड नहीं है क्योंकि इन्होंने क्या पे बोल दिया कि ऐसा डिस्क्लोजर जो अपन दे रहे हैं ना, प्रोवाइडेड इट्स डिस्क्लोजर टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही देना है ये डिस्क्लोजर। अब इसके बाद में इस पे 2 क्वेश्चन है कि भाई अपन ने डिस्प्ले कर दिया नेचर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल्ड अलोंग विद द नेम ऑफ क्लाइंट्स विदाउट एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी रेगुलेटर। तो ये गिल्टी हो गया, अपन ने अभी तो देखा मन से देना अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज कि नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आईसीआई और इंटीमेट आईसीआई फॉर वेबसाइट। क्यों है ये, क्योंकि जब तुम ब्रांच खोलते हो ना तो तुमको इंटीमेट करना पड़ता है आईसीआई को,
ब्रांच ऑफिस खोलते हो तब, वो अपन ने बचपन में कुछ तो सीखा था कि 2 से ज़्यादा ब्रांच 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट, ऐसा कुछ तो था ना, अगर याद होगा तो उसमें इन्फॉर्म करना पड़ता है आईसीआई को, ये सब करना पड़ता है। उसके अलावा और एक कहीं पे तो परमिशन लगती है, अगर याद करना होगा तो कर लो। अगर तुम बिजनेस में इंटर कर रहे हो, क्लॉज 11 में आएगा वो, तो परमिशन लेनी पड़ेगी तुमको आईसीआई की। और एक जगह परमिशन वगैरह लगती है वेबसाइट के अलावा, तो जहाँ जहाँ परमिशन लगती है वहाँ लेनी पड़ेगी। तो इस केस में यहाँ पे तुमको जो डिस्क्लोजर देना है तुम्हारा वेबसाइट पे, वो डिस्क्लोजर देने के लिए यहाँ पे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और इंटीमेशन की भी कोई जरूरत है नहीं। अब इसके बाद में और एक थिंग इज कि डिस्प्ले ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज परमिटेड, और फ्रेम फोटो परमिटेड नहीं है। अब ये फ्रेम फोटो परमिटेड नहीं है, ये मैंने मन से ऐड किया है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो तुम्हारा इधर मेन वर्ड क्या है, पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ। फोटोग्राफ लगा सकते हैं वेबसाइट पे, बट इट शुड बी पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ। तो पासपोर्ट पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ के अंदर उन्होंने बोल के रखा है कि भाई, एक क्वेश्चन है कि भाई एक सीएन प्रैक्टिस है, उसको बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिला, और वो जो बेस्ट फैकल्टी अवार्ड मिला, उसने वो अवार्ड लेते हुए जो फोटो है, या फिर समझो वो अवार्ड फंक्शन के सेरेमनी का खड़े थे सब ऐसा, 10-15 लोग बड़े बड़े हस्ती ऐसे खड़े हैं, सब स्माइल कर रहे, फोटोग्राफर ने क्लिक किया, वो वाला फ्रेम करके लेके आया भाई वो फोटो घर पे, कि देखो मेरे को इतने बड़े लोग मिले थे उधर स्टेज पे था मैं, वो फोटो भाई ने वेबसाइट पर लगा दिया, तो वो गिल्टी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफी अलाउड है। अच्छा, अवार्ड लेते हुए फोटो खींचा, जो चीफ गेस्ट अवार्ड दे रहा था वो लगा दिया, तो भी अलाउड नहीं है। ओनली पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफी इज अलाउड, नहीं तो वो गिल्टी हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेंबर्स में इंक्लूड आर्टिकल्स, प्रोफेशनल इन्फो, बुलेटिन बोर्ड्स, प्रोफेशनल अपडेशन एंड मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑन वेबसाइट, एजुकेशनल वीडियोस ऑन टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल्स आर परमिटेड। इसका तो मेरे को लग रहा है कि तुमको एक एग्जांपल ही दिखा देना चाहिए मैंने। तो ये है डीएमकेएच का वेबसाइट। तो डीएमकेएच के वेबसाइट पे अगर अपन देखेंगे, कोई फिक्स फॉर्मेट किसी वेबसाइट का होता नहीं है। तो डीएमकेएच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट अस देके रखा है, अलाउड होता है, अलाउड होता है। अभी अगर अपन अबाउट अस में गए, तो अपने को अगर देखना है कि फ़ोटो कैसा डाल के रखा है इन्होंने, तो इन्होंने अबाउट अस में फर्म का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके अलावा अगर अपन जाए कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस में लोकेट अस में उन्होंने यहाँ पे मुंबई एचओ, सूरत एचओ, इनके एचओ वगैरह का डाल दिया, एड्रेस डालना अलाउड होता है। फिर उसके बाद में अगर अपने को चाहिए हु वी आर, तो हु वी आर में आर टीम में जाएंगे अपन। आर टीम में सबके फ़ोटो देखो कैसे, एकदम सीधे सीधे फ़ोटो लगा के रखे हैं इन्होंने, कुछ किया नहीं है ना, ऐसा नहीं है कोई अवार्ड मिलता हुआ फोटो लगा दिया, ये लगा दिया, सबका पासपोर्ट फोटो ही है। तो वो एक पॉइंट हो गया, ये सारे पार्टनर्स का पासपोर्ट फोटो आ गया यहाँ पे। तो ऐसा पासपोर्ट फोटो लगाया इन्होंने, कुछ और दूसरा चीज़ नहीं किया हुआ है। फिर इसके बाद अगर अपन रेगुलर अपना देखें, तो अपना यहाँ पे पॉइंट क्या था कि मेंबर्स क्या क्या लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा सकते हैं, उनका एड्रेस कॉन्टैक्ट वगैरह अपन ने ये सब चीज़ें तो देख ही रही थी, क्या लगा नहीं सकते, तो अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिया। फिर उसके बाद में मेंबर्स में इंक्लूड आर्टिकल्स, प्रोफेशनल इन्फो, बुलेटिन बोर्ड्स। तो मेरे को ये चीज़ तुमको दिखानी थी, प्रोफेशनल इन्फो, बुलेटिन बोर्ड्स और ये सब क्या था। तो ये वो एक चीज़ हो गया। अभी अगर मैं ये देखना है, तो अगर सेम डीएम के वेबसाइट पे पर जाएंगे, तो उधर अपने को वो चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। ये जो बुलेटिन्स आते हैं, बुलेटिन्स का एग्जांपल अभी प्रेजेंट तो नहीं हो रहा है, बट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा इसका। तो जो प्रोफेशनल अपने आर्टिकल्स होते हैं, लाइक कि भाई मंथली अपडेट्स वाले आर्टिकल्स, जीएसटी का नोटिफिकेशन आया उसके एक्सप्लेनेशन वाले आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स है, जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, बुलेटिन बोर्ड्स है, कि आरबीआई सेबी इन सब कोई रेगुलेशंस आया, कुछ गाइडलाइन आया हो, तो उनका बुलेटिन बोर्ड्स, उनका प्रोफेशनल अपडेशन, कि अगले महीने में कौन से ड्यू डेट्स आने वाले हैं, ड्यू होने वाले हैं, कौन से लैक्ट के, कौन से क्या क्या, मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑन वेबसाइट, एजुकेशनल वीडियोज ऑन टॉपिक्स ऑफ प्रोफेशनल्स आर परमिटेड। तो कर नीति या फिर जो भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं, वो सब चीज़ें परमिटेड होती है। ये वाला वो पॉइंट था। फिर उसके बाद में चैट रूम्स की बात करते हैं अपन। अभी देखो, चैट रूम्स के बारे में उनका ऐसा बोलना है कि चैट रूम्स तुमको तुम्हारे फॉर्म में रखना है, कि जिससे वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह वो सब चीज़ें मेंटेन हो सके, इस चीज़ के लिए वो चैट रूम्स मांग रहे हैं अपने से।
तो उनका सोलली इंटेंशन ऐसा है कि जो अपने चैट रूम्स है दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू परमिट चैटिंग अमॉन्ग सीएस एंड बिटवीन फर्म्स एंड इट्स क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स के साथ में बातें करनी है, डेटा शेयर करना है, फर्म के बीच में आर्टिकल्स में नहीं, जो मेंबर्स होते हैं, जो रिव्यू करने वाला, जो एग्जीक्यूट करने वाला बंदा है, उनके बीच में जो भी चैट्स तुमको करनी है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंशन करनी चाहिए। तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्जर्व करनी है। तो अपने अगर बिग 4 लेवल पे या बिग 20 लेवल पे देखें तो सब टीम्स में करते होंगे या गूगल चैट में करते होंगे, जो एंटरप्राइज वर्जन होते हैं, गूगल वन, टीम्स, या फिर जोहो चैट था मेरे उसमें एक जगह पे जोहो चैट था मेरे पास, एक जगह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था, तो जो चैट वगैरह। तो ये सब सारे जगह पे जो अपने को ये करना होता है, चैटिंग करना होता है, उधर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्जर्व होनी चाहिए। इसीलिए ये पॉइंट डाल के रखो कि तुम चैट रूम्स डालो और उसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी रखो, और किसके बीच में बात करनी है, सीए, फर्म्स और क्लाइंट्स के बीच में बातें होनी चाहिए। एंड फर्म्स कैन प्रोवाइड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, अभी मैं जहाँ पे था ईवाई में हमारा जो क्लाइंट था, उस क्लाइंट के साथ में हमको डेटा शेयर करना पड़ता था। तो हम उस क्लाइंट के गूगल ड्राइव के ऊपर डेटा शेयर करते थे। वो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि ये ड्राइव रहेगा, उसका ये पासवर्ड रहेगा, ऐसा 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 रहेगा, और उसका लॉग भी होता था, और उसका उसका पासवर्ड फैसिलिटी भी था फॉर द क्लाइंट्स टू एक्सेस द कॉपीज ऑफ द देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन द फर्म वेबसाइट, कि भाई हमने क्या डेटा दिया था वो उनको भी उनको एक्सेस रहना चाहिए। मतलब उन्होंने अपने को कौन सी फाइल दी है उनको देखते आना चाहिए। इन द केस कोई डम क्लाइंट रहेगा, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है डम, तो कोई डम क्लाइंट रहेगा, उसको खुद को याद नहीं रहा मैंने 15 दिन पहले क्या दिया था, तो इस केस के लिए शायद उन्होंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि भाई क्लाइंट को भी एक्सेस रहना चाहिए उसका कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑन द फर्म वेबसाइट को। फर्म के वेबसाइट पे, अपना फर्म का जो वेबसाइट है, उस फर्म के वेबसाइट के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने, क्योंकि देख वो फर्म का एक ही डोमेन रहेगा, वो डोमेन के अंदर जितना स्टोरेज रहेगा उसके अंदर ही अपन खेलते बैठेंगे ना, कि ये लो तुम्हारे लिए सेक्शन। फर्म के वेबसाइट थ्रू होता है काफ़ी काफ़ी फर्म्स में डेटा शेयरिंग वगैरह। और उसके बाद में बोला है फर्म कैन प्रोवाइड लिंक ऑफ इट्स सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो फिर ईवाई जो है वो लिंक्डइन पे है, इंस्टाग्राम पे है ईवाई गैम ग्लोबल। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उनके वेबसाइट का भी वो दे सकते हैं, बट उसके ऊपर उन्होंने सॉलिसिट नहीं करना है पीपल का टू विजिट और टू लाइक देयर पेज और सोशल। तो तुम हमारा पेज लाइक करो, हमारा पोस्ट लाइक करो, इस चीज़ के लिए वो सॉलिसिट नहीं कर सकते, या फिर व्यूज़ दो, कमेंट्स दो, ये सब चीज़ें वो अपने को नहीं बोल सकते। व्यूज़ दो ठीक है यार, आओ व्यूज़, बट ऐसा सॉलिसिट करना हो गया ना व्यूज़ देना भी, कि आओ हमारे पेज पे विजिट करो और फिर देखो वो वीडियो, तो व्यू भी तो गलत ही हो गया, तो व्यू भी नहीं कर सकते। तो उनको अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि तुम आओ सॉलिसिट, मतलब सॉलिसिट नहीं कर सकते कि तुम यू कम एंड विजिट आर प्लेस, आर वेबसाइट, आर सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ऊपर अपन ने देखा यहाँ पे जो क्वेश्चन था अपना, ये यहाँ पे क्वेश्चन था ये वाला, ये ऐसा लाल पेन तुमको लेके देता, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, वो वेबसाइट पे आओ था। और इधर जो अपन देख रहे हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर आने को बोल रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस चीज़ के ऊपर। फिर अपना इतना ही बचा है वेबसाइट गाइडलाइंस, तो वेबसाइट गाइडलाइंस हो जाएगा। अभी वेबसाइट गाइडलाइंस में आगे उन्होंने क्या बोला है कि ऑनलाइन एडवाइस अपन दे सकते हैं क्लाइंट को ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर द एडवाइस, कि भाई सामने अगर वेबसाइट के थ्रू किसी को अपने को एडवाइस देनी है, किसी ने रिक्वेस्ट डाली है, तो अपन उसको ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हैं अगर वो सामने से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अपन जाके सामने सामने से किसी को फ्री का ज्ञान नहीं देने का। फिर उसके बाद में बोलते हैं डिटेल्स इन वेबसाइट शुड बी डिजाइंड दैट इट डज नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क। तो प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट नहीं करनी चाहिए अपनी डिज़ाइन। ओ हो, तो डिज़ाइन के लेके अभी तक अपन ने क्या पॉइंट देखा था कि भाई स्टैंडर्ड डिज़ाइन कोई है नहीं, फॉर्मेट देखा था अपन ने। भाई साहब फॉर्मेट की बात कर रही थी ऊपर की, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, फॉन्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बट अभी ये डिटेल्स ऑन द वेबसाइट शुड बी सो डिजाइन दैट इट डज नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क। तो अपन डिटेल्स के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, मतलब बस लैंग्वेज अलग है या फिर लैंग्वेज का मीनिंग भी अलग है। डिटेल्स ऑफ द वेबसाइट शुड बी सो डिजाइन दैट इट डज नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क। ये पहला पॉइंट हो गया। और ऊपर उन्होंने बोला कि देर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द वेबसाइट, तो यहाँ पे फॉर्मेट बोल दिया और इधर बोल दिया ये। तो इसका मतलब ऐसा कि अगर क्वेश्चन में आता है कि कैची, हाईलाइटिंग, ब्राइट ब्लू, तो नॉट गिल्टी ही रहेगा क्योंकि वो फॉर्मेट को लेके पॉइंट है। और अगर स्पेसिफिकली ऐसा लाइन आ गया कि भाई डिटेल्स ऑन द वेबसाइट आर इन सच अ वे कि वो सॉलिसिट कर रहे हैं प्रोफेशनल वर्क, तो गलत हो गया भाई, सॉलिसिट करना अलाउड नहीं है। तो डिटेल्स ऑन द वेबसाइट शुड नॉट बी डिजाइन दैट इट अमाउंट्स टू सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क। इसका है ना एक एग्जांपल अपने को यहाँ पे आएगा, आगे के एक पॉइंट में आएगा, मैं बताऊंगा तुमको। क्लॉज नंबर 7 में टेंटा माउंटिंग बोल के एक वर्ड आएगा, टेंटा माउंटिंग, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा तब देखना उसका मतलब क्या होता है। टेंटा माउंटिंग का आएगा आगे कहीं तो, या शायद पीछे है कहीं तो आएगा आगे टेंटा माउंटिंग,
मे बी यहीं पे आ जाए, देखते हैं आएगा उसके बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं कि वेबसाइट शुड इंश्योर सीक्रेसी ऑफ मैटर्स, मैटर सीक्रेट, एकदम सीक्रेट सीक्रेट, किसी को बताने का नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं करने का कि अपन ने अपने दोस्त को बताया और उसको बोला कि किसी को मत बता, फिर उसने उसके दोस्त को बताया और वो बोला कि किसी को मत बता, वो सब चीज़ें नहीं करने का। वेबसाइट के ऊपर सीक्रेसी रहनी चाहिए, मतलब किसी क्लाइंट ने अपने को कोई रिक्वेस्ट डाली, कुछ रखी, तो बाहर का जो दूसरा वेबसाइट विजिटर है उसको कुछ देखते नहीं आना चाहिए, सब सीक्रेसी वगैरह होनी चाहिए। क्लाइंट्स कौन से हैंडल हो रहे हैं थ्रू वेबसाइट, उसका भी सीक्रेसी होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू कौन सा क्लाइंट है कौन सा नहीं है। दिस पॉइंट कैन बी लिंक्ड हियर ऑल्सो, उसके साथ भी अपन उसको बोल सकते हैं कि भाई सीक्रेसी ऑफ मैटर्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद में बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट तो एनी नेचर विल बी परमिटेड, नो एड, भाई इधर नो एड है, नो एड ऑफ इन नेचर विल बी परमिटेड ऑन वेबसाइट, तो वेबसाइट पे ऐड करना भी अलाउड नहीं है। फिर 3-4 पॉइंट है आखिरी का, फिर बोलते हैं कि वेबसाइट शुड बी फिटिंग प्रोफेशन ऑफ सी एंड शुड नॉट हैव इन्फो विच इज अनबिकमिंग ऑफ सी। इसका मीनिंग तुम ही पढ़ो, तुम ही समझो, तुम ही लिख के आओ, तुम ही समझो क्या है ये, मेरे को नहीं बताने का तुमको। बी फिटिंग, बी अनबिकमिंग ऑफ सी नहीं होना चाहिए, और बी फिटिंग ऑफ प्रोफेशन ऑफ सी भी होना चाहिए। मतलब वेबसाइट शुड बी लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल, तो वेबसाइट प्रोफेशनल होनी चाहिए, ऐसा छपरी नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने ऐसा नहीं बोल के रखा है कुछ, उन्होंने क्या बोला है कि शुड बी फिटिंग प्रोफेशन ऑफ सी एस के प्रोफेशन को फिट होनी चाहिए, और इट शुड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन विच इज अनबिकमिंग ऑफ सी। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब तुम ऐसा बीजेपी बीजेपी का प्रचार मत करो वेबसाइट पे। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि वेबसाइट में प्रोवाइड लिंक टू वेबसाइट ऑफ आईसीएआई, तो भाई स्पेसिफिकली बोला आईसीएआई, रीजनल काउंसिल्स, ब्रांचेस, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी और प्रोफेशनल बॉडी, तो बस इन सब का ही मेंशन होना चाहिए लिंक। मतलब तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर जो भी तुम्हारा लिंक जा रहा है ना दूसरा, वो लिंक शुड भी आईसीआई का, आईसीआई के ब्रांचेस का, आईसीआई के रीजनल काउंसिल्स का, मतलब WIRC, EIRC, SIRC, NIRC जैसे काउंसिल्स होते हैं उसका, या फिर ब्रांचेस का, औरंगाबाद ब्रांच, पुणे ब्रांच, मुंबई ब्रांच, हैदराबाद ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, ऐसे ब्रांचेस का, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट है, जीएसटी काउंसिल है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज में आरबीआई आ गया, सेबी आ गया, ये सब का, उन सब का हो सकता है। अब मेरे को एक बताओ, डोंबिवली सीए एसोसिएशन, डोंबिवली मारवाड़ी सीए एसोसिएशन, कांदीवली मराठी सीए एसोसिएशन, इन सब का वेबसाइट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ये कोई रीजनल काउंसिल या कोई ऐसा ये नहीं है, सीधा सीधा लॉजिक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। या फिर जो काउंसिल नहीं है, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, ये अभी काउंसिल है या नहीं है चेक करो, अगर काउंसिल है, रीजनल काउंसिल का पार्ट है तो नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता है। और अगर कोई काउंसिल नहीं है, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी थोड़ी एक ये है, तो उसका वेबसाइट का लिंक तुम नहीं दे सकते। फिर उसके बाद में बोला कि वेबसाइट एड्रेस शुड बी एज नियर एज पॉसिबल टू इंडिविजुअल नेम, ट्रेड नेम, फर्म नेम। अरे भाई बेस्ट पॉइंट, बेस्ट पॉइंट, बेस्ट पॉइंट। अपन ने फर्म का नाम दे रहे थे अपन ऊपर के क्लॉजेस में, तब क्या देखा था कि फर्म का जब तुम नाम दे रहे हो, तो फर्म के नाम में तुम क्या नहीं कर सकते, फर्म के नाम के अंदर तुम ऐसा कुछ भी नाम नहीं बोल सकते कि बेस्ट सीए एंड कंपनी, बेस्ट इन द वर्ल्ड फर्स्ट क्लास सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी, ऐसा नाम नहीं दे सकते। तुम्हारे इनिशियल के साथ में जुड़ा हुआ रहना चाहिए, शायद तुमको क्लॉज 7 में आएगा, हाँ क्लॉज 7 में या कहीं तो आएगा, तुमको आगे या पीछे आया होगा। तो इनिशियल के साथ में जुड़ा हुआ नाम नहीं रहना चाहिए तुम्हारा, कुछ भी मन से किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इनिशियल से ही जुड़ा हुआ रहना चाहिए, सॉरी तुम्हारा नाम कुछ भी मन से किया हुआ नहीं रहना चाहिए, बेस्ट इन द वर्ल्ड CA1 चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए नाम। तो फिर वेबसाइट एड्रेस के लिए भी सेम लिंक दिया उन्होंने यहाँ पे कि वेबसाइट का एड्रेस है ना, इट शुड बी एज नियर एज पॉसिबल टू इंडिविजुअल नेम, ट्रेड नेम और फर्म नेम। तुम्हारा ट्रेड नेम और फर्म नेम तुमको पता है कैसे बनता है, तुमने देख लिया होगा। अभी इंडिविजुअल नेम मतलब तुम्हारा खुद का नाम होना चाहिए, तुम्हारा जो वेबसाइट का एड्रेस है इट शुड बी एज नियर एज पॉसिबल, तो वेबसाइट का एड्रेस मतलब www.dash.com, तो वो जो .com और www के बीच में आता है, वो तो तुम्हारे नाम से, फर्म के नाम से, इंडिविजुअल के नाम से ही लिंक रहना चाहिए, कुछ तो नया नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में बोलना है कि बट इट डज नॉट, हाँ अभी देखो उन्होंने क्या बोला कि इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने, ये बोला क्या यही होना चाहिए? ए भाई इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये यही होना चाहिए, उन्होंने बोला कि इससे जुड़ा हुआ, मतलब उन्होंने बोला कि इट शुड बी एज नियर एज पॉसिबल, एज नियर एज पॉसिबल, एज नियर। क्यों भाई, डोमेन नेम ही नहीं मिला हमको हमारे नाम का, हमारे नाम का डोमेन नेम कोई और बुक करके बैठा है, दूसरा नाम देना पड़ेगा, तो ठीक है ना यार, थोड़ा बहुत एडजस्ट चल जाएगा, बट इट शुड बी एज नियर एज पॉसिबल। फिर आगे एक और लाइन डाल दी कि बट इट शुड नॉट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क। ये तो कंडीशन हर जगह होता ही है, सॉलिसिट तो करना ही नहीं है, मांगो मत। अ मैन शुड स्टैंड इटसेल्फ इरेक्ट, क्या कुछ तो लाइन था ना भाई, अपने को लाइन भी देख लेते एक बार, लाइन में क्या बोले थे, हाँ ये इधर आ गया, अ मैन मस्ट स्टैंड इरेक्ट
एंड नॉट बी किक्ड इरेक्ट बाय अदर्स, तो मांगो मत भाई, मांगो मत, खुद के दम पे खड़ा करो, मतलब खुद के पैरों पे खड़ा रहो। तो वो एक हो गया पॉइंट इधर, सॉलिसिट तो कहीं करना ही नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसकी, वेबसाइट शुड मेंशन इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एट मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द एज पर आईसीआई रिकॉर्ड। मतलब तुमने अगर तुम्हारे वेबसाइट के ऊपर एड्रेस डाला हुआ है कांदीवली का और तुम्हारे आईसीआई के रिकॉर्ड्स में रजिस्ट्रेशन तुमने किया हुआ है बोरीवली में, तो दोनों अलग अलग है भाई, कांदीवली अलग है, बोरीवली अलग है। तो ये तो मटेरियल वेरिएंस हो गया भाई, बहुत मटेरियल हो गया ये। हाँ ठीक है, तुमने प्लॉट नंबर 102 डाला, गलती से 101 हो गया, वो छोटी बात है, वो भी मटेरियल तो है, मतलब ऑफिस तो अलग ही है, बट छोटी बात है भाई। तो इट इज, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि वेबसाइट शुड नॉट मेंशन एनी इंफॉर्मेशन विच इज एट मटेरियल वेरिएंस, और मटेरियल वेरिएंस किस चीज से, फ्रॉम द इन्फो एज पर आईसीआई के रिकॉर्ड्स। तो आईसीआई के रिकॉर्ड्स का इन्फॉर्मेशन और वेबसाइट पे क्या दिखा रहा है, उन दोनों के अंदर वेरिएंस नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपन ने स्किप की किया होगा कॉस्टिंग तो इंटर में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज की, हाँ क्वेश्चन, अभी दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन में क्या है, मेजर्स एक्सवाइजेड हैव अ फर्म नेम एक्सवाइजेड एंड एसोसिएट्स बट मेसेस एबीसी कैन नॉट। हाँ ठीक है ना, ये तो एकदम लॉजिकल पॉइंट हो गया नाम को लेके। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि इफ द वेबसाइट कंटेन्स बायोडाटा एंड फोटोग्राफ ऑफ पार्टनर्स, तो उस केस में यहाँ पे भाई बायोडाटा और फोटोग्राफ, तो गलती ये है कि तुमने बायोडाटा डाला, तुमने फोटोग्राफ डाला, वो अलाउड है क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो चलता है, और अभी फोटोग्राफ ही लिखा है ना सिर्फ क्वेश्चन में, तो अपने को एक अजम्पशन डालना पड़ेगा कि वी आर अज्यूमिंग कि ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, और बायोडाटा के लिए तो गिल्टी है ही वो। अब ये हो गया अपने वेबसाइट गाइडलाइंस क्लोज। वेबसाइट गाइडलाइंस के बाद में लगा तो तुम एक बार शांति से पूरे सारे पढ़ लो पॉइंट, मैंने समझा दिया हर एक पॉइंट का मतलब। अब इसके बाद में ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, तो ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को लेके इनका क्या बोलना है। इसमें ये बोलते हैं ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन तुमको कंसल्टेंसी देना है, एडवाइस देना है, तो उसके लिए बोलते हैं कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो उसमें वो बोलते हैं कि non-CA firms have set up their own websites providing advisory services on areas where CA are involved। तो नॉन सी ए फर्म हो गया, नॉन सी ए फर्म का एग्जांपल अपन ले लेंगे कि भाई क्या लूँ मैं नॉन सी ए फर्म, हाँ चलो ठीक है, नॉन सी ए फर्म का एग्जांपल अपन ले लिया एडिडास। एडिडास एक नॉन सी ए फर्म है, उसने उसके वेबसाइट बोला और उसको उस एडिडास के वेबसाइट के ऊपर एक एडवाइजरी सर्विस देनी है, और वो सर्विस ऐसी है कि वो फाइनेंशियल एडवाइजरी है, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स को लेके है। तो उस केस में यहाँ पे सीए का इन्वॉल्व आ गया। तो इस केस में आईसीआई का ऐसा बोलना है कि ओनली कंसल्टेंसी एंड एडवाइस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू such websites by chartered accountants with condition that contact address of CA is not provided। मतलब मैं जाऊंगा उस वेबसाइट पे, जो मेरा ऐसा छोटा सा डब्बा दिख रहा है ना इधर कॉर्नर में, ये डब्बा, ये वाला, ये डब्बा है ना, इतना मेरा फेस दिखेगा उस पे, वो वीडियो में टीम्स के जो भी वेबसाइट का रहेगा, ऑनलाइन में उसके साथ बातचीत करूंगा, ये करूंगा, बट उसमें मेरा क्या जाएगा उसके पास डिटेल्स कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, वो सारी डिटेल्स जाना पड़ेगा ना, वो उसको समझेगा ना कि सामने वाला बंदा कौन है, तभी तो वो मानेगा अपने एडवाइस पे। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला कि अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस नहीं दे सकते तुम उसके ऊपर, और कोई एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट भी नहीं। मैं उस वीडियो में इस डब्बे के अंदर जाके मैं नहीं बोल सकता कि मैंने क्या क्या उखाड़ा है, कौन से कंपनी का ऑडिट किया है, मैंने कितने करोड़ों की एंट्रिया पास करा के रखी है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं 25 साल से फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा हूँ, 150 साल से ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तुम तुम्हारा प्रोफेशनल अचीवमेंट नहीं बोल सकते, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ भी नहीं रह सकता कि ये सीए का प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं रह सकता। बट अगर ये सब नहीं दे रहे तो सामने वाला मेरी बात मानेगा क्यों, सामने वाला मेरा कंसल्टेंसी और एडवाइस मानेगा क्यों, इसीलिए मेरे को उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं सीए हूँ। तो इधर क्या बोला, एक्सेप्ट स्टेटिंग दैट ही इज अ सीए। तो सीए है तुम ऐसा बोल सकते हो, या ऐसा वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो ज्ञान दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, वो सीए है, ऐसा स्टेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे को बोल ठीक है सीए है ये स्टेट कर दिया, तो फिर सफिक्स सीए लगा सकते हैं क्या, तो नहीं लगा सकते बोल दिए इन्होंने, नॉट बी परमिटेड। नेम ऑफ द फर्म विद सफिक्स सीए वुड नॉट बी परमिटेड, सीधी सीधी बात, नेम ऑफ द फर्म विद सफिक्स सीए विल नॉट बी परमिटेड, नेम ऑफ द फर्म विद सफिक्स सीए, नेम ऑफ द फर्म विद सफिक्स सीए वुड नॉट बी परमिटेड। अब उसके बाद में ये अपना हो गया ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। अब आगे बढ़ेंगे, पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ फर्म, पब्लिकेशन ऑफ नेम और फर्म नेम इन टेलीफोन और अदर डायरेक्टरीज। टेलीफोन डायरेक्टरीज के अंदर पब्लिश करने का अपने को नाम फर्म का या उसका नाम, और ये अगर प्राइवेट बॉडीज ने बनाई हुई अथॉरिटीज है तो अलग पॉइंट आता है, मतलब जो टेलीफोन या अदर डायरेक्टरीज होती है वो डायरेक्टरीज, तो अभी जो टेलीफोन डायरेक्टरीज होती है अपनी,
वो दो टाइप की होती है, एक तो आईसीआई की टेलीफोन डायरेक्टरी है, या फिर कोई प्राइवेट बॉडी, या फिर ट्राई ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी डायरेक्टरी होती है। उसके अंदर क्या, सबके गांव में जितने लोग हैं, बड़े बड़े प्रोफेशन से, डॉक्टर्स पे, सबका फ़ोन नंबर ऐसे एक सीक्वेंस में लिखा हुआ होता है, तो वो होता है टेलीफोन डायरेक्टरी। तो उसके अंदर सीए लोगों को अपना नाम देना है, तो उससे एडवर्टीजमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, रूल्स बना दिए उसके। तो उस केस में इन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में अंदर दे सकते हो। यू मे हैव एंट्रीज इधर बाय मेकिंग स्पेशल रिक्वेस्ट और एडिशनल पेमेंट विद रिस्ट्रिक्शंस। स्पेशल रिक्वेस्ट ले सकते हो, तुमको जनरल टेलीफोन डायरेक्टरी में डालनी, या फिर एडिशनल, मतलब तुमको अगर ये जो पॉइंट्स बोले, ये रेस्ट्रिक्शंस बोले, ये रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करना है, तो उस केस में स्पेशल रिक्वेस्ट ले लो, या फिर रेस्ट्रिक्शंस के और अदर पे और एडिशनल पेमेंट के साथ में तुम्हारा नाम करवा लो। तो उसमें बोलते हैं कि एंट्री शुड नॉट अपीयर इन एनी अदर सेक्शन एक्सेप्ट दैट ऑफ सी एस। नॉट अपीयर इन एनी अदर सेक्शन एक्सेप्ट दैट ऑफ सीए, तो ये बोल रहे हैं कि सीए का अलग सेक्शन होना चाहिए। तो सीए का अलग सेक्शन होना चाहिए, और उस अलग जो सेक्शन बना है उसके अंदर तुम्हारा एंट्री का नाम अपीयर होना चाहिए। फिर बोलते हैं कि मेंबर जो फर्म है शुड बिलोंग टू द सिटी फॉर विच डायरेक्टरी फॉर विच, तो एक सिटी वाला पॉइंट हो गया। तो एक बोलते हैं कि सेक्शन होना चाहिए सिटी का, फिर बोलते हैं सीए का, फिर वो सेक्शन तो हो गया अलग, फिर वो सिटी वाइज जो डायरेक्टरी रहेगी, तो तुम्हारा जो सिटी आता है वो सिटी के अंदर ही तुम्हारे फर्म का नाम रखो, बाहर के सिटी के इसमें मत डालो उसको। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ एंट्री शुड नॉट बी एनी अदर मैनर अदर देन अल्फाबेटिकल। तो ऑर्डर पे बात आ गई, अभी ऑर्डर बोल दिया, अल्फाबेटिकल होना चाहिए। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि एंट्री शुड नॉट बी मेड इन प्रोमिनेंट मैनर गिविंग इंप्रेशन ऑफ पब्लिसिटी। तो नॉट गिव इंप्रेशन ऑफ पब्लिसिटी, तो पब्लिसिटी वो एंट्री के थ्रू अपने को दिखना नहीं चाहिए, तो उसके अंदर पब्लिसिटी भी नहीं करना है अपने को। फिर उसके बाद में ये बोलता है कि एंट्री शुड बी ओपन टू ऑल सीएस फर्म्स इन पर्टिकुलर सिटी वेयर डायरेक्टरी इज पब्लिश। तो ओपन टू ऑल सीए फर्म्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डायरेक्टरी के अंदर एक ही सीए का सेक्शन है, उस सीए के सेक्शन में मेरा एक ही सीए का नाम है और बाकी सीए का नाम डालने ही नहीं दिया मैंने। तो ये बोलते हैं कि सारे सीए फर्म्स के लिए ओपन रहना चाहिए। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि मेंबर्स कैन आल्सो इंक्लूड देयर नेम्स इन ट्रेड एंड सोशल डायरेक्टरीज। तो मेंबर्स कैन इन ट्रेड एंड सोशल डायरेक्टरीज के अंदर भी ये सारे नाम वो डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ऊपर के जो 5 कंडीशन है फॉलो होना चाहिए। पहला बोलते हैं कि सीए का सेक्शन, दूसरा बोलते हैं सिटी, तीसरा बोलते हैं अल्फाबेटिकल, चौथा बोलता है पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, पांचवा बोलता है ओपन टू ऑल सीएस। तो क्या सारे, पहला बोलते हैं सीए का सेक्शन, सीए का सेक्शन से एक पॉइंट लिंक हो गया कि सारे सीए को ओपन रहना चाहिए, अपना अकेले का नाम नहीं होना चाहिए। फिर ये तो ठीक है, अब इसके अंदर सिटी का एक पॉइंट आ गया और अल्फाबेटिकल का नाम आ गया। तो सीए के सेक्शन को लिंक करके अपन 3 पॉइंट लिंक कर सकते हैं। कैसे हो सकता है याद रखने के लिए, कि बोलते हैं पहले तो सीए का एक सेक्शन बना लो अलग से। सीए का सेक्शन बना लिया तो वो बोलते हैं कि ओपन टू ऑल सीएज होना चाहिए। ओपन टू ऑल सीएज मतलब बाकी सारे सीए भी उसके अंदर नाम डाल सकते हैं। ओपन टू ऑल सीएज से अपन और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अल्फाबेटिकली आना चाहिए सारे सीएज का नाम। ऐसा तो ठीक है, मतलब कुछ कुछ लोग चीटिंग करेंगे। चीटिंग कैसे करेंगे कि वो उनका नाम लिखेंगे और सबको बोलेंगे कि तुम अपना नाम डालो, बट मेरा नाम पहले रहेगा, तो नहीं, अल्फाबेटिकल होना चाहिए। 3 पॉइंट एक साथ अपन को एक लॉजिक में याद रख सकते हैं। सीए का सेक्शन सबको अलाउ करो, ओपन रख दो सारे इसके लिए, और लास्ट अपना थर्ड पॉइंट कि अल्फाबेटिकल मैनर में रखो। और ये सारी चीजें जाएगी एक सिटी वाइज में, तो ये सिटी वाला एक पॉइंट हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसकी, इससे पब्लिसिटी का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे याद हो सकता है वो। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर मतलब वो एप्लीकेशन पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा ऐसा, तो उसमें सीए को परमिट ही नहीं कर रहा, तो इसका मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, पर नहीं, लिस्ट ही नहीं कर सकता वो खुद पे। और विद एप्लीकेशन बेस्ड प्रोवाइडर वेर इन अदर कैटेगरी लाइक बिजनेसमैन, टेक्निकल मेंटेनेंस वर्कर, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो लिस्टेड। इसका मतलब क्या है बोलने बोलने का, तुमको ये लॉजिक क्या बताऊँ मैं तुमको। प्लम्बर का एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है, प्लम्बर लोगों का, उसके अंदर सीए का नाम डाल सकते हैं, कितना घटिया हो गया वो, नहीं। ठीक है, प्लम्बर छोड़ो, इलेक्ट्रिशियन का नहीं डाल सकते, मेंटेनेंस वर्कर का डाल सकते, नहीं डाल सकते। मतलब ये बाकी चिल्लर काम के लिए जो लोगों ने अपना अपना नाम डाल के रखा है एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर पे, तो ये चिल्लर काम वाले लोगों के साथ में अपना भी नाम डाले क्या सीए क्या, नहीं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे पॉइंट क्या डाला है, वेयर इन अदर कैटेगरी लाइक अदर कैटेगरी के नाम जा रहे हैं, जिस जिस एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस पे अदर कैटेगरी वाले लोगों के नाम जा रहे हैं, वहाँ पे सीए का लिस्ट करने के लिए परमिटेड नहीं है। फिर उसके बाद में बोलते हैं स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन। अभी अपन ने यहाँ पे देखा जो प्राइवेट बॉडीज की है, ट्राई किए, और प्राइवेट बॉडीज की ट्राई की, उनके डायरेक्टरीज के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज फॉर लिमिटेड सर्कुलेशन, मतलब कितने लोगों में देना है, क्या देना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या रूल्स बोल के रखे हैं वो देख लेते हैं। तो उसके रूल्स में पहला तो एक चीज़ ऐसा है कि नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ मेंबर of the firm may appear in the directory or list of members of practice of particular body in which names are listed alphabetically। तो क्या क्या दे सकते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ मेंबर फर्म may appear in the directory, और और
लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी इन विच द नेम्स आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली। ठीक है, फिर बोलते हैं कि इन एडिशन मेंबर में मेंबर क्या क्या डाल सकता है उसमें, डायरेक्टरशिप्स हेल्ड, मतलब ये नया पॉइंट आ गया कि मैं कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हूँ वो उसमें भी डाल सकता है, पर्सनल डिटेल्स उसमें डाल सकता है, स्टेट हिज आउटसाइड इंटरेस्ट, ही शुड नॉट गिव नेम्स ऑफ हिज क्लाइंट, क्लाइंट का नेम नहीं डाल सकते, डायरेक्टरशिप्स कौन से डाल सकते, पर्सनल डिटेल्स डाल सकते, आउटसाइड इंटरेस्ट डाल सकते हैं, मतलब बाहर कहीं कुछ लड़की वड़की छेड़ रहा है ऐसा आउटसाइड इंटरेस्ट, आउटसाइड इंटरेस्ट मतलब उसके बाहर का कुछ करता है, इंसॉल्वेंसी जो भी है वो सब भी वो डाल सकता है उसके अंदर। और फिर एक पॉइंट तो अपना है कि अल्फाबेटिकली उसको डालना है सब कुछ। तो ये अपना हो गया उस चीज़ को लेके। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज के बाद में एग्जाम्शंस के ऊपर। अब एग्जाम्शंस ये पूरे इसको चीज़ को लगता है, एग्जाम्शंस में इन्होंने क्या बोल के रखा है कि भाई publication of name or address of member firm with description CA in appearing in press in the following circumstances provided not displayed prominently in usual। ओके, तो ऐसा वो पहले दो लाइन का मतलब ऐसा है कि भाई इन इन जगहों पे तुम नेम एंड एड्रेस क्या क्या, अगर इसको मैं अच्छे से कलर वाइज ब्रेक करके तुमको बताऊँ तो नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर और फर्म विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ CA इन एनी एड इन प्रेस, तो उस केस में वो अलाउड है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, इट इज नॉट डिस्प्लेड मोर प्रोमिनेंटली देन यूजुअल फॉर सच एड्स। तो ये एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, इन सच एड्स और नॉट बोल्डर देन द एड, नेम इज नॉट बोल्डर देन द एड, मतलब तुमने तुम्हारा नाम लिखा है आर्यन मुंदड़ा या फिर XYZ या फिर आयुष कोठारी या जो भी नाम लिखा है तुमने, ऐसा नाम लिख दिया मतलब राज मल्होत्रा और नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये पूरे एड से ज़्यादा चमकी ये नाम और डेजिग्नेशन पे ही है। डेजिग्नेशन कौन था, CA वाला, CA राज मल्होत्रा, CA प्रेम खन्ना, प्रेम चोपड़ा, CA प्रेम चोपड़ा, ये नाम तुमने ज़्यादा बोल्ड में लिख दिया पूरे एड से तो वो नहीं चलेगा। मोर प्रोमिनेंटली देन द यूजुअल एड्स लिख दिया तो वो भी नहीं चलेगा। तो तुम इस दो कंडीशन से तो एक्सक्लूड होकर दिए तुमने यहाँ पे, एक्सेप्शंस में से ये दो कंडीशन हटा दिए। और फिर आगे बोलता है कि तुमको स्टाफ रिक्रूट करने का है और तुम्हारा खुद का ऑफिस या फिर क्लाइंट के बिहाफ पे तुमको स्टाफ रिक्वायर्ड है, तो उस केस में या फिर तुमको क्लाइंट के बिहाफ पे कोई बिजनेस या प्रॉपर्टी एक्वायर या डिस्पोज करनी है उस केस में, या फिर तुमको बिजनेस और प्रॉपर्टी बेचनी है, CA एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी एज अ ट्रस्टी लिक्विडेटर और रिसीवर के नाम पे, तो अलाउड है ऐड डालने को। इसका मतलब मैं तुमको अगर समझाऊँ छोटे छोटे इसमें ब्रेक करके, तो तुम्हारा CA डेजिग्नेशन जो लिखा है तुमने, तुम्हारा नाम CA आर्यन मुंदड़ा लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी, इनको एसेट बेचनी है ऐसा ऐड कर रहे हो, तो तुम ये CA आर्यन मुंदड़ा या फिर CA XYZ जो है, इट कैन यू कैन नॉट शो दीज टू थिंग्स इन अ मोर बोल्डर वे दैन अदर एडवर्टीजमेंट के जो भी उसके अंदर कंटेंट्स रहेंगे वो सारे कंटेंट्स पे। और तुमको बाकी इंसॉल्वेंसी के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उन एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा प्रोमिनेंटली या ज़्यादा पब्लिसिटी बताते हुए ये वाली ऐड नहीं करनी है, मोर प्रोमिनेंटली तुमको डिस्प्ले नहीं करना है, ऐसा इसके अंदर बोला हुआ है। तो अभी तुम एडवर्टीजमेंट्स किस किस कर रहे हो, तुमको हायर करना है स्टाफ को तुम्हारे खुद के ऑफिस के लिए या फिर तुम्हारे क्लाइंट के लिए, फिर इसके अलावा या फिर तुमको बिजनेस या प्रॉपर्टी एक्वायर या करना है या बेचना है फॉर योर क्लाइंट, खुद की बिजनेस प्रॉपर्टी एक्वायर करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये सेकंड पॉइंट में आता है। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आने के अलावा तुमको क्लाइंट के लिए बिजनेस या प्रॉपर्टी एक्वायर या डिस्पोज करनी है तो उस केस में ये आता है। या फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि कोई ट्रस्टी लिक्विडेटर या रिसीवर के जैसा तुमको कुछ प्रॉपर्टी बिजनेस प्रॉपर्टी सेल करना है, उस सेल का जो ऐड है वो ऐड में यू कैन पोस्ट ऐड इन योर नेम कि हम मैं ऐसा लिक्विडेटर हूँ, मेरे को ये ऐड करना है, मेरे को ये बेचना है। ये एक्सेप्शन पहला हो गया। अभी दूसरे एक्सेप्शन में बोला है कि व्हेन एडवर्टाइजिंग फॉर स्टाफ, तो जब स्टाफ आर्टिकल असिस्टेंट के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू अवॉइड द एक्सप्रेशन सच एज वेल नोन फर्म, मतलब तुम मैं बहुत जानी मानी पहचानी लीडिंग इंडस्ट्रियल फर्म है, लीडिंग फर्म ऑफ छत्रपति संभाजी नगर, तुम ऐसा नहीं डाल सकते उधर।
तो वेल नोन फर्म ऐसा एक्सप्रेशन या फिर ऐसे टाइप्स के एक्सप्रेशन तुम नहीं लगा सकते, उसके ऊपर शायद क्वेश्चन भी है। और फिर बोलते हैं कि एड शुड नॉट कंटेन एनी प्रमोशनल एलिमेंट, एड शुड नॉट कंटेन एनी प्रमोशनल एलिमेंट नॉट दैट द सर्विस ऑफर्ड बाय सी आर सुपीरियर टू दोज ऑफर्ड बाय अदर। कि मेरा उससे अच्छा है, मेरा उससे बड़ा है फर्म, मेरा उससे अच्छा है फर्म का काम, ये सब तुम नहीं बता सकते। मेरी लीडिंग फर्म है, वेल नोन फर्म है, बुटीक फर्म है, रिनोन्ड है, ये तुम ऐसा वेल नोन रिनोन्ड ऐसा तुम नहीं बता के नहीं कर सकते। और ये सब बता कब रहे हो तुम लोग, जब स्टाफ के लिए आर्टिकल के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तब बताना है, तो तब बता नहीं सकते तुम। ऐसा हो गया वो पॉइंट। मतलब तुमको रिक्वायर्ड है ये सब चीज़ें, हायरिंग कर रहे हो तो। अब इसके बाद में अपने पास आएगा नेक्स्ट क्लॉज 7, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।